हमारा टॉपिक है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ मीन्स कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो तो हमारी टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे कि हमने स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू केन्सबी कि जैसे जैसे किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है। प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन हमारी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है। जैसे कि 1951 में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो थी 3.6% और 2000 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज होके हो गई 8%। हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जीडीपी के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारी इंक्रीज नहीं हो रही। 1951 में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट 1951 में हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट थी वो हमारी थी 1.5% और 2000 में हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट थी वो हमारी कम हो गई, 1.5% से डिक्रीज होके हो गई 1%। तो जॉबलेस ग्रोथ मीन्स कि हमारी कंट्री की ग्रोथ तो हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जॉब्स इंक्रीज होने की जो रेट है वो हमारी डाउन आ गई है। और जॉबलेस ग्रोथ का जो रीजन है वो मेन रीजन हमारे यहाँ पे वैसे तो हमारी पॉपुलेशन के साइज को देखते हुए हमें अपनी कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए, लेकिन ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारे यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, और कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है तो जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो कम कॉस्ट पे होता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से हमारे यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ हुई है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है मोस्टली वो यूज करता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। दूसरा, जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो वो अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रीजन है जॉबलेस ग्रोथ का वो है एमएनसीज, क्योंकि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो है ड्यू टू एमएनसीज। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती हैं और मॉडर्न एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ तो होती है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो जितनी इंक्रीज होनी चाहिए उस रेट से इंक्रीज नहीं होती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैजुअलाइजेशन।
casualization means when percentage of casually hired workers when percentage of casually hired workers is increasing in total workforce. Casualization means percentage of casually hired workers is increasing in total workforce. जब हमारी टोटल वर्कफोर्स में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की परसेंटेज इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहेंगे कैजुअलाइजेशन। और जो कैजुअलाइजेशन है ये हमारी कंट्री में धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। 1972 और 73 में 1972 और 73 में हमारे यहाँ पे जो कैजुअलाइजेशन था वो था 23.2%, लेकिन टाइम टू टाइम में इंक्रीज हो गए 2011 और 12 में 23.2% से इंक्रीज होके हो गया 30%। तो जब भी हमसे कैजुअलाइजेशन के बारे में पूछा जाए, अगर 1 मार्क में पूछा है तो हम इसका सिर्फ मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे 4 मार्क में या 6 मार्क्स में पूछा जाए तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि कैजुअलाइजेशन मींस परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इज इंक्रीजिंग इन टोटल वर्कफोर्स। उसके बाद हम इससे रिलेटेड डेटा अगर आपको पता है तो आप वो एक्सप्लेन करेंगे कि 1972 और 73 में हमारे यहाँ पे जो कैजुअलाइजेशन थी वो थी 23.2%, लेकिन अब टाइम टू टाइम ये इंक्रीज हो गई है 2011 में 30%। तो हमारे यहाँ पे जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं उनकी संख्या इंक्रीज होती जा रही है। और कैजुअलाइजेशन का जो मेन रीजन है वो फर्स्ट रीजन ये है कि हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो रूरल बेस्ड है, रूरल एरिया में रहती है और रूरल एरिया में वो अपनी ही फैमिली फार्म्स में काम करते हैं। और रूरल एरिया में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस कि अगर फार्मिंग के लिए सिर्फ 2 पर्सन की जरूरत है और फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं तो 5 ही फार्म पे चले जाते हैं, तो जो 3 पर्सन है, जो 3 एक्स्ट्रा पर्सन हैं वो अगर हम हटा दें तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम नहीं होगा, यानी कि जो 3 पर्सन है वो क्या है, डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। तो क्योंकि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन रूरल एरिया से बिलोंग करती है, रूरल एरिया में रहती है और वहां पे अपने ही फैमिली फार्म है उसमें काम करती है और वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए वो जॉब की सर्च में माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में। और अर्बन एरियाज में भी उनको रेगुलर जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लेबर की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो इसीलिए जो मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोशिश करती हैं कि कम वेजेस पे वर्कर्स को रखा जाए, यानी कि रेगुलर जॉब्स प्रोवाइड नहीं करती। और दूसरा हमारी जो रूरल जो एरिया की जो पॉपुलेशन है वो उसमें स्किल और एक्सपर्टाइज की कमी होती है, क्योंकि रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती, फार्मिंग ही वहां का मेन ऑक्यूपेशन है, इसीलिए वो लोग ना तो ज्यादा एजुकेशन लेते हैं और ना ही स्किल और एक्सपर्टाइज सीखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जब रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं टू फाइंड द जॉब्स तो उनको कैजुअल जॉब्स ही मिलती है। अनदर जो मेन रीजन है कैजुअलाइजेशन का वो ये है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लेबर की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है।
उसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है और वो कम वेज रेट पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कैजुअलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड जो डेटा है और फिर हम उसके रीजंस या कॉजेज एक्सप्लेन करेंगे कि कैजुअलाइजेशन का मेन रीजन क्या है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है इनफॉर्मलाइजेशन। Informalization means percentage of workforce is increasing in informal sector and percentage of workforce is decreasing in formal sector। कि जो हमारी टोटल वर्कफोर्स है उसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें तो हमारी वर्कफोर्स की संख्या इंक्रीज हो रही है और जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हम इनफॉर्मलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने इसकी मीनिंग में एक्सप्लेन किया कि इनफॉर्मलाइजेशन मींस परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इज इंक्रीजिंग इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड डिक्रीजिंग इन फॉर्मल सेक्टर। तो जो फॉर्मल सेक्टर है ये क्या है और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो क्या है। फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कह सकते हैं और जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कह सकते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर है? इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस who have hired 10 or more than 10 workers। कोई भी चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर करती है तो वो हमारा किसमें इंक्लूड होगा? फॉर्मल सेक्टर में। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो 10 से कम वर्कर्स को हायर करती है उसको हम क्या कहेंगे? इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। जो फॉर्मल सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट जो भी रूल और रेगुलेशन बनाती है वर्कर्स के लिए वो सारे अप्लाई होते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशंस बनाती है वर्कर्स के लिए वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन इसमें इंप्लीमेंट नहीं होते। सिर्फ एक मिनिमम जो वेज रेट है सिर्फ वही अप्लाई होता है। जो फॉर्मल सेक्टर है वो ट्रेड यूनियन अपनी फॉर्म कर सकते हैं, अपने हितों के लिए लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो लेबर यूनियंस नहीं बनाते। जो फॉर्मल सेक्टर है इसमें सारे जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो वर्कर को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पेंशन, ग्रेचुटी, पीएफ। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसमें वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते। अगर हम बात करें इनफॉर्मलाइजेशन के डेटा की तो हमारे यहाँ पे जो टोटल वर्कफोर्स है वो हमारी है 2011 और 12 के अकॉर्डिंग 473 मिलियन। और इस टोटल वर्कफोर्स में से
हमारी जो 6% वर्कफोर्स है वो हमारी है फॉर्मल सेक्टर में, और बाकी के जो 94% जो हमारी पॉपुलेशन है वो है इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। हमारी जो ये 6% फॉर्मल जो सेक्टर है, हमारे जो टोटल वर्कफोर्स है 473 मिलियन, इसमें से 6% जो वर्कफोर्स है वो हमारे फॉर्मल सेक्टर में काम करती है, और 94% जो हमारी वर्कफोर्स है वो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। और ये जो फॉर्मल सेक्टर में 6% हमारी वर्कफोर्स है, इसमें भी 20% जो है वो फीमेल है और 80% हमारे मेल है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में जो मेल का रेशो है वो हमारा है 69%, और इसमें से जो हमारा ये 31% जो रेशो है वो हमारा है फीमेल का। और इनफॉर्मलाइजेशन के जो मेन रीजन है वो भी यही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आजाद हुए थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो जितनी भी जॉब्स है, जॉब सिक्योरिटी लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी जॉब सिक्योर होती हैं तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और एफिशिएंसी अगर इंक्रीज होती है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और जीडीपी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, बल्कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले से भी हमारे यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन शुरू हो चुका है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो इनफॉर्मलाइजेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और जो इनफॉर्मलाइजेशन है वही मेन कोज है कैजुअलाइजेशन का। इनफॉर्मलाइजेशन कोजेस कैजुअलाइजेशन। तो इनफॉर्मलाइजेशन अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले हम मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर में अगर वर्क फोर्स की संख्या इंक्रीज हो रही है तो इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो हमारा डेटा है अगर वो हमें पता है तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हम इसके रीजंस बताएंगे। और इनफॉर्मलाइजेशन है वो कोज है कैजुअलाइजेशन का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया में मोस्टली जो अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है वो हमारी है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल। अर्बन एरिया में हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वो हमारी है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल। सबसे पहली हमारी जो टाइप है रूरल एरिया में हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वो हमारी है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे फार्मिंग में है कि काम करने के लिए जरूरत है सिर्फ 2 पीपल्स की, और काम करने के लिए चले जाएं फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं 5, 7, 8, तो उस केस में एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो है सिर्फ 2 पीपल। बाकी के जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको अगर हम हटा दें तो प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन फॉल नहीं होगा। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स persons actually involved is more than in actually required, कि जितने लोग काम करने के लिए हमें चाहिए उससे ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको रूरल एरिया में फार्मिंग में भी देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग में ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें भी हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अगर आप जाके देखेंगे तो मोस्टली जो लोग हैं वो आइडियल बैठे होंगे, उनके पास करने को कोई काम नहीं होता। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के जो मेन कॉजेज हैं वो हमारे हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मीन्स कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो उस केस में कुछ लोग काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनका काम चल रहा है, उनको कमाने की क्या जरूरत है। क्योंकि जो भी अर्न कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, कोई भी अर्न करे वही पूरी फैमिली पे खर्च करते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी हमारे यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि देखने में तो सारे काम करते हुए नजर आते हैं लेकिन एक्चुअल में सभी लोग काम नहीं कर रहे होते। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, और पॉपुलेशन साइज के इंक्रीज होने की वजह से जो कल्टीवेबल लैंड होल्डिंग है उनका साइज स्मॉल होता जा रहा है। तो इसीलिए छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों पे ज्यादा लोग काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। सेकंड, जो हमारी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि रूरल एरिया में जो लोग खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो साल के कुछ महीने तो काम करते हैं, उनके पास जॉब्स अवेलेबल होती है, लेकिन साल में कुछ महीने 5 से 7 महीने वो लोग खाली होते हैं जब उनके पास करने को काम नहीं होता। जो लोग साल में सिर्फ एक ही फसल की खेती करते हैं वो लोग मोस्टली 5 to 7 मंथ अनएम्प्लॉयड रहते हैं। जब सीजन होता है तो उनके पास जॉब्स होती है, जब सीजन नहीं होता तो उनके पास काम नहीं होता। तो रूरल एरिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है कि काम के टाइम पे तो लोगों के पास जॉब्स हैं, लेकिन जब सीजन नहीं है उस चीज का तो उस टाइम उनके पास काम नहीं है और वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। फार्मिंग के अलावा जो भी सीजनल और भी अदर एक्टिविटीज हैं जैसे शुगर केन क्रशिंग या और भी जो भी सीजनल जो भी एक्टिविटीज हैं उस टाइम लोगों के पास काम होता है, और जब सीजन नहीं रहता तो उस टाइम लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। रूरल एरिया में तो जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक अदर रीजन और भी है कि रूरल एरिया में मोस्टली जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है और अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां अवेलेबल नहीं होती। तो अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना होने की वजह से लोग अपनी ही फार्मिंग फैमिली फार्म पे चले जाते हैं और वहां काम करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि एक्चुअल में उनके पास करने को काम नहीं होता। ऐसे ही हमारी टाइप्स है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी 2 टाइप्स है मेन, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट
और सेकंड हमारी है एजुकेशनल या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, मेन इसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं मोस्टली वो यूज करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार ज्यादा नहीं मिल पाता। और दूसरा, रूरल एरिया से जो लोग अर्बन एरिया में मूव करते हैं टू फाइंड द जॉब्स, तो उस केस में भी जब वो माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, तो उन्हें रेगुलर जॉब्स नहीं मिलती। कभी उनको काम मिलता है और कभी उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि रूरल एरिया से जो लोग माइग्रेट करते हैं मोस्टली वो लोग स्किल और एक्सपर्टाइज की उनमें कमी होती है। तो इंडस्ट्रीज में वो जाते तो है इसलिए कि हमें रेगुलर जॉब्स मिलेंगी, लेकिन उनको रेगुलर जॉब्स नहीं मिल पाती और उनको कैजुअल जॉब्स ही मिलती है। कभी उनको काम मिल जाता है और कभी उनको काम नहीं मिलता। दूसरा, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लेबर की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो इसीलिए भी जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सेकंड जो टाइप है वो हमारी है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मींस कि हमारे यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा स्किल और एक्सपर्टाइज प्रोवाइड नहीं करता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें डिग्रीज तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जॉब्स के लिए जो स्किल और एक्सपर्टाइज चाहिए वो हमें प्रोवाइड नहीं करा पाता। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं, लेकिन वो सिर्फ डिग्रीज प्रोवाइड करती है, स्किल और एक्सपर्टाइज प्रोवाइड नहीं करती, जो कि एक अच्छी जॉब को अचीव करने के लिए जरूरी है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो दूसरा हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो सभी लोग ये सोचते हैं कि हमें फर्स्ट क्लास जॉब चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। तो ऐसे लोग जो जिनकी प्रेफरेंस है कि हमें सिर्फ अच्छी जॉब्स ही चाहिए, तो वो लोग भी हमारे यहाँ पे बेरोजगार रह जाते हैं, क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की जॉब्स करना पसंद नहीं करते। अब जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें हमारी है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा हमारी कुछ कॉमन जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं वो हमारी है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में मोस्टली पाई जाती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरिया में हमें मिलती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट मींस कि जो हमें पता होता है कि कौन लोग बेरोजगार है या कौन बेरोजगार नहीं है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो भी लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। तो अदर जो टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वो हमारी है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, open unemployment. Open unemployment means fully unemployed people who are willing to work